अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देखने डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत की महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। और कुछ ही देर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इन कारकुनान से खिताब करेंगे और मौजूदा जो हुकूमत है और जिन्होंने महंगाई बढ़ाई और माशी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क जो है वो काफ़ी बहरान का शिकार है, उस पर वो कौम से और अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब क्या अपने लोगों को ये भी बताएंगे कि जब वो वज़ीर आज़म थे और जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने माशी पॉलिसीज़ में कितना फ़ायदा इस मुल्क को पहुँचाया? क्या तब जो आवाम बात करती थी महंगाई की, उस वक्त कितना रिलीफ दिया? क्या वो बताएंगे आज कौम को कि उनकी माशी पॉलिसी किस हद तक दुरुस्त थी और क्या वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब रहे? क्या वो अपने किए गए वादों के बारे में बताएंगे कि वो वादे वफ़ा हुए या नहीं हुए? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो कशीदा होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माशी हालात हैं मुल्क के वो इस कदर अबतर हो चुके हैं कि अवाम जैसे इमरान खान साहब से मायूस थी और उसी तरह लगता है कि मौजूदा हुकूमत से भी तकरीबन मायूस नज़र आ रही है। और फ़ायदा क्या हुआ इमरान खान साहब को घर भेज के मौजूदा हुकूमत को हुकूमती चार्ज संभालने का? और साथ ही क्योंकि ज़मनी इंतखाबात भी आने वाले हैं, जुलाई के अंदर ये इंतखाबात होंगे, 17 जुलाई को 20 हलकों पे ये इंतखाबात होने हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब असम्बली में जो मुनहरिफ हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको डिनोटिफाई किया गया था। उस ज़मनी इंतखाबात में क्या तहरीक इंसाफ अपनी नशस्तें दोबारा जीत पाएगी? ज़मनी इंतखाबात के नताइज पंजाब की सियासत पर क्या असर डालेंगे? इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब रज़ा रूमी साहब ने। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार और एंकर पर्सन मोना आलम साहिबा साथ होंगी, उनका भी बहुत शुक्रिया। तारिक मतीन साहब होंगे कराची से, शायद ये जलसा गाह में होंगे जहाँ इमरान खान साहब को खिताब सुनने के लिए लोग मौजूद हैं। अगर वो ज्वाइन कर चुके हैं, तारिक मतीन साहब का भी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोना आलम साहिबा, ओवर टू यू। बताइएगा कि आज इमरान खान साहब महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, कल इसी तरह का एहतजाज और मार्च जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN की जानिब से किया जाता था। तो कहीं किरदार बदल रहे हैं, कुर्सियाँ बदल रही हैं, सिचुएशन वहीं की वहीं स्टैंड करती नज़र आ रही है। मैम जी, थैंक यू अदनान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क का अलमिया ही यही है कि यहाँ पर किरदार बदलते हैं, लेकिन जो बुनियादी ढांचा होता है हमारी सियासत का वो वही होता है। और इस दफ़ा भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हम बिल्कुल एक मुमासलत देखते हैं इसकी। जो अभी मौजूदा हुकूमत है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी जब अलग हो गई थी तो पहले ये लोग मार्च करते थे, ये लोग लॉन्ग मार्च लेकर निकलते थे हुकूमत की बैड गवर्नेंस के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। तो अब वही तमाम चीजें PTI कर रहे हैं और उस वक्त PTI इसके ऊपर तनकीद करते थे, उनको कहते थे कि फायदा नहीं, आज वो वही काम खुद कर रहे हैं। और हुकूमत के हवाले से भी ये सवाल बिल्कुल आपका जायज़ है जो आपने इब्तिदाइये में कहा। और उनके अपने जो हल्के के लोग हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं था तो हमें क्या जरूरत थी कि हम इतनी मुश्किल मुआशी सिचुएशन को इनहेरिट करते या अपने सर लेते। क्योंकि जाहिर है जो परफॉर्मेंस थी इमरान खान साहब, अगर उस परफॉर्मेंस के साथ वो 2023 के इलेक्शन जाते तो कोई चांस नहीं था उनके जीतने का। उनके अपने जमात के लोग भी यही कहते थे कि इस कारकर्दगी के साथ तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे, अवाम का सामना नहीं कर सकते थे। तो गोया वो तो उसको इस तरह से ले रहे हैं कि अगर इनको हटा दिया गया है तो उनको तो अब एक जवाब मिल गया है और वो कहते हैं कि हमें तो एक नई जान एक तरह से फूक दी है हुकूमत ने हमें गिरा के। तो अब तो उनको एक बहुत बड़ा सिंपैथी वोट भी उनके साथ है, उनके साथ फैक्टर भी है। वो बहुत कुछ कह सकते हैं कि हम ये भी करने वाले थे, रूस से तेल भी लेने वाले थे, 35% बजट में पेंशन में और सैलरीज में इजाफा भी करने वाले थे। वो सब कुछ कह सकते हैं क्योंकि हम उन्हें चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो दिस इज द पॉइंट। रजा रूमी साहब जो बातें बिल्कुल सही है। रजा रूमी साहब जो बातें मोना आलम ने गिनवाई हैं, मैं पूरे कामिल यकीन के साथ कह सकता हूं आप इसको इंडोर्स करेंगे। जो बातें मोना कह रही है, आज से 4 महीने पहले ये बातें करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं था। ये जवाब जिन्होंने दिया, क्या वो इस कौम के मुजरिम हैं या इमरान खान साहब के दोस्त हैं? सर देखिए, ये मैं मुजरिम वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा किसी का भी। देखिए, जो अभी मोना ने बात ये कही कि बिल्कुल कि माशी सूरत हाल इतनी ख़राब थी तो फिर ये तरीके अदम एतमाद करने से, हुकूमत बदलने से, आपने भी इसका जिक्र किया इब्तदाई में, क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, जहाँ तक प्लान का ताल्लुक है, प्लान तो पाकिस्तान के पास किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। IMF के साथ एक मायदा जो है उस पर दस्तखत कर दिए गए थे इस साल के शुरू में, फरवरी में टू बी एग्जैक्ट।
और उसके बाद जो है वो उसकी शराइत पर अमल करना है ताकि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट ना करे। इसलिए बहुत हद तक जो रोड मैप है, जो एजेंडा है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत ने IMF के साथ उसको तय कर लिया हुआ था। ये तो इमरान खान साहब ने भी कीमतें बढ़ानी थी, फरवरी में उन्होंने रोक दी। अगर वो रह जाते अभी वो भी बढ़ा रहे होते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी हुकूमत हो उसको ये करना पड़ेगा जो मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह से रजा भाई कथा कलामी की माफी चाह रहा हूं टोकते हुए जरा ये बताइएगा सर, ये जो बर्डन है इतना बड़ा, ये उठा के इनको मिला क्या, इन साहिबान को जिनकी आप और मैंने मिलकर बड़ी फेवर की सर कि निकाल दो इमरान खान साहब को, इनको ले और रिलीफ दे देंगे सर, ये बर्डन उठा के मिला क्या इनको? नहीं देखिए अदनान मियाँ, आपने यकीनन फेवर की होगी। देखिए मैं तो कोई फेवर वे नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये बात कहता हूँ कि मुल्क की गवर्नेंस जो है, मुल्क की जो इंतज़ाम इंसराम है, वो काबिल लोगों के हाथ में होना चाहिए। आपने देखा पिछली जो हुकूमत थी उसमें कितनी बेयकीनी थी कि कितनी बार वजीर ख़जाना बदले गए, 6 बार फाइनेंस सेक्रेटरी बदले गए। हाँ, यानी कि एवरेज उसकी टेन्योर 6 महीने रही। फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो इकोनॉमी की शिप का कैप्टन होता है, सबसे अहम पोस्ट होती है। बार बार उनको बदल के FBR का चेयरमैन 7-8 बार बदला गया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में तब्दीलियां की गई बार बार। मईशत को जितने धचके पड़े हैं उस दौर में, देखिए ना, जब आप ये जिक्र कर रहे हैं कि आज बड़े बुरे हालात हैं, लुट गए, मर गए, तबाही फिर गई, और दो महीने नहीं हुए इस गवर्नमेंट को। ये ना भूलिए कि एक वो ज़माना भी था कि पिछली जब हुकूमत आई थी तो आपको ये कहा गया था कि 6 महीने तो आपने कोई मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, मनफी बात तो आप कर ही नहीं सकते। चलिए इस चीज़ का तो शुक्र अदा कीजिए अदनान कि आप 1-1.5 महीने के बाद ही ताबड़तोड़ किस्म के हमले जो है महंगाई के ऊपर गवर्नमेंट पे कर सकते हैं और आपको आज़ादी है, तो फिर फ़र्क तो हुआ ना हालात में। तो ये एक अमूमी मसला है, ये किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें ये 88 से हम IMF के साथ मतवातिर माहिदे किए जा रहे हैं, एक के बाद एक। ये कोई 20वां माहिदा है, और जो इस्लाहात करनी होती है कोई भी हुकूमत नहीं करती, चाहे वो पिछली वाली रियासत मदीना क्यों ना हो। अभी तो चोरों डाकुओं की इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, ज्यादा टाइम जा रहा है कोई तवक्को नहीं है। पॉइंट क्लियर कीजिए ना, एक पॉइंट क्लियर कर दें। हम दोनों की लड़ाई में मोना जो है वो एक न्यूट्रल का किरदार अदा कर लगी, लेकिन आज वाले न्यूट्रल का, हम दोनों के बीच वाला जो न्यूट्रल है। मुझे ये बताइए सर, इमरान खान को मूना मेरी बहुत अच्छी, मैं मूना की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी बड़ी पुरानी कॉलीग भी हैं और साथी और दोस्त हैं। ये क्या बात कर दी आपने सर, क्या बात कर दी रजा भाई, क्या न्यूट्रल की इज्जत नहीं होती? नहीं, क्योंकि फरहंग इमरानिया में न्यूट्रल का मतलब जानवर होता है, इसलिए मैं वो फरहंग उस लुगत का इस्तेमाल नहीं करूंगा अदनान, क्योंकि मैं मूना को ये कह दूंगा कि हाँ वो आज़ाद राय रखती हैं, वो रोशन ख्याल है, आजाद का ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आप तो पढ़ाते हैं ना, आजाद का अंग्रेजी में लफ्ज क्या है? न्यूट्रल है ना सर, कि नहीं है? ना इंडिपेंडेंट। न्यूट्रल मैं नहीं करूंगा, न्यूट्रल का अदा करो, क्योंकि पाकिस्तानियों की ज़हन साजी हो चुकी है। उन्होंने अब वो कहते हैं न्यूट्रल तो बहुत बुरी चीज है, होना ही नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट तज्जिया दे दीजिए मोना साहिबा, बड़ी माजरत चाहता हूं कि मैंने आपको न्यूट्रल कह दिया, अपना लफ्ज वापस लेता हूं अल्फाज में। तो इंडिपेंडेंट राय क्या है आपकी कि जिस मकसद के लिए ये लोग आए थे, क्या वो सक्सेसफुल रहे कि ना रह सके PMLN वाले या PDM वाले? जी मैं रजा साहब की बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने आपकी दुरुस्तगी कर दी, वरना आपने वाकईतन मुझे जानवर कह दिया था। मैं ये ज्यादा सही समझती हूँ कि मेरी एक आजाराना राय है या मुखलिसाना राय है, आप जो मर्जी कहे, लेकिन खुदारा हमारे लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये अभी नियर फ्यूचर में ये लफ्ज खासा खतरनाक है, तो इसी को रेज किया जाए। तो बात ये है कि अभी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि क्यों आए थे और रोड मैप क्या था, ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद है। जो मुआशी ढांचे में हमारे इस्लाहात है वो कोई नहीं करता, और वो ऐसी कुछ इस्लाहात है जिस करने से बहुत बड़ा बैकलैश आएगा। अगर हमें टैक्स नेट बढ़ाना है वो कोई नहीं बढ़ाता। जो खून पीने वाली हमारी वो तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो मुसलसल हमारे कौमी खजाने पे बहुत बड़ा बोझ है, उनको प्राइवेटाइज कोई नहीं करता। जो अमीर तबकात है या हमारी कारोबारी अशराफिया है उनको टैक्स नेट में कोई नहीं लाता। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि कोई भी नहीं करता, और ये ना करने की वजह से हमें बार बार IMF की तरफ जाना पड़ता है।
बदलेगा। जो हुकूमत होगी वो इसको डिफेंड करेगी, जो अपोजिशन होगी वो इसके खिलाफ चली जाएगी। ये बदलने की कोई चांस हमें नजर नहीं आ रहा है। और खासतौर पर सियासी स्टेबिलिटी है, अगर हम ये बात करते हैं कि सियासी स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है मीशत के लिए, तो हमारा हुकूमत से और जो साबिक ऑपोजिशन है उनसे ये बिल्कुल सवाल पूछना अपनी जगह वजह है कि अगर ये सियासी स्टेबिलिटी जरूरी है तो इन्होंने क्यों हुकूमत को इमरान खान साहब के घर भेजा था। क्योंकि ये बदकिस्मत बात है कि इस मुल्क में किसी भी सिविलियन वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साल महसूस होकर, और ये बहुत बदकिस्मत बात है कि हमारी एक बात तो उसकी मुकम्मल होना है, सही है। हमारी जो तारीख है उसमें काली ज़र्ब है, और ये किसी को भी इसमें अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए। मिसाके मईशत की बात करते हैं वो तो छोड़े, मिसाके जमहूरियत पे भी मुझे लगता है कि मनोवन कोई अमल नहीं है। मिसाके माशियत पे भी तो दोनों लोगों को इकट्ठे बैठना चाहिए, वो दोनों तरफ है। तारिक मतीन साहब हैं, शायद ये कराची में उस जगह पे हैं जहाँ लोग इकट्ठे हुए इमरान खान साहब का खिताब सुनने के लिए। तारिक मतीन साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब माशी हल के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। कल जब महंगाई मुकाओ मार्च को लीड कर रहे थे हमजा शहबाज और मरियम नवाज, तब पीटीआई कहती थी कि महंगाई अगर ख़त्म करनी वो सड़कों से नहीं होगी, उसका एहतसाब होगा, सिस्टम बनेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, तब महंगाई ख़त्म होगी। तो सिस्टम के ज़रिए महंगाई ख़त्म करने वाले आज पार्लियामान को छोड़ के सड़कों पे हैं सर, क्यों? इसलिए कि अब वो सिर्फ महंगाई पर एहतजाज नहीं कर रहे ना, वो जो एहतजाज कर रहे हैं वो उस साजिश पर कर रहे हैं जिसके तहत ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाकर बिठाई गई है। वो लोग अब जो एहतजाज कर रहे हैं वो सिर्फ महंगाई पर नहीं कर रहे, वो एहतजाज कर रहे हैं उस शख्सियत के खिलाफ जिसके बारे में सब पूछ रहे हैं वो कौन था। तो वो अब उस तमाम चीजों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और जब वो हुकूमत थी तो उस हुकूमत में पेट्रोल 150 था यार, अब आज पेट्रोल जो है वो 235 है। तब डीजल भी उसी कीमत पे था, अब डीजल हम आदमी सड़क पे डीजल 233 चिल्ला रहा है। 233 सर। जी मैं कह रहा हूँ डीजल चिल्ला रहा है हम आदमी सड़कों पे। तो आप देखिए ना कि कहाँ पहुंच चुका है डीजल बहुत ऊपर चला गया है, डीजल तो काबू में ही नहीं आ रहा है अब। तो ये वो हालात है जिन पर ये लोग अब मुजाहिरा कर रहे हैं, ये लोग अब एहतजाज कर रहे हैं। रज़ा रूमी साहब, क्या इमरान खान साहब का जो आज का एहतजाज है, क्योंकि पहले 25 मई को एक लॉन्ग मार्च लेके आए थे और आज फिर एक पूरे मुल्क में उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, वो कह रहे हैं कि 10 जुलाई से पहले तक वो एक बड़ी कॉल भी दे सकते हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, एहतजाज या कोई बड़े एहतजाज की कॉल जो है वो मौजूदा हुकूमत पर क्या इम्पैक्ट डालेगी सर? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि ये महंगाई का जो सिलसिला भी शुरू हुआ है ये तो नहीं थमेगा, बदकिस्मती से ये आगे बढ़ेगी। अभी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, अभी बिजली और गैस के नर्ख बढ़ेंगे, आगे बड़े और चैलेंजेस आएंगे इस गवर्नमेंट के लिए। सबसे बड़ी ये बात है कि क्या वो डॉलर की प्राइस को काबू में कर लेंगे। अगर वो डॉलर की प्राइस को काबू में कर लेते हैं, डॉलर नीचे जाता है तो फिर कुछ मईशत जो है वो स्टेबल हो जाएगी। जहाँ तक ये लॉन्ग मार्च और ये एहतजाज का ताल्लुक है तो देखिए इसका जवाब आपको हालिया तारीख में मिल जाएगा। 2014 में इमरान खान साहब ने बहुत कई महीने धरना दिया था, क्या उससे हुकूमत चली गई थी? हालांकि उस वक्त तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा कुव्वतें, नादीदा कुव्वतें भी उनके साथ थी, उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था, उनको आगे लगाया हुआ था काम पे। ताहिरुल कादरी साहब भी आ गए थे कनाडा से अपने लोग लेकर, तब भी नहीं हुकूमत गिरी। अच्छा, इसी तरह और अभी जो 25 को उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया, कितने लोग थे वहाँ पर आए? वो आप वो छोड़ दीजिए कि अभी पंजाब से तो लोग कोई आए नहीं, मोबिलाइजेशन हुई नहीं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इतनी बड़ी आबादी है, कोई वो वहाँ से कोई 15-20 हज़ार आ जाते तो शायद कुछ उस मार्च की शक्ल सूरत बन जाती। देखिए ये स्ट्रीट पावर जो होती है, ये इसके लिए आपको पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। इमरान खान साहब ने अपनी तवज्जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर कभी नहीं दी, उन्होंने पावर पॉलिटिक्स पर दी है। पाकिस्तान में जो मुनज़्ज़िम ग्रुप्स हैं सियासी, वो दाएं बाजू की मजहबी जमातें हैं। मसलन जमात इस्लामी के पास हमेशा ही पावर रही है, अब JUI के पास है, TLP की हम देख चुके हैं। वो लोग ज्यादा मुनज़्ज़िम होते हैं, वो लोग लेकर आते हैं एक नजरिए जज्बे के साथ। खान साहब की इन मार्च से कुछ नहीं होने वाला जी। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब इस पे कमेंट कीजिएगा सर। स्ट्रीट पावर गो इमरान खान साहब के पास, और ये बात कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रीट पावर से टारगेट अचीव नहीं होते इस मुल्क के अंदर। और एग्जांपल्स भी जो रज़ा रूमी साहब ने दी हैं वो आपके सामने हैं, वो TLP हो, वो जमात इस्लामी हो, वो JUI हो। तो सिर्फ स्ट्रीट पावर से अगर ये कहें इमरान खान साहब इस हुकूमत को घर भेज देंगे और दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे,
तो ये बयानिया भी एक सवालिया निशान है सर। अच्छा देखिए, हुकूमत जैसे घर भेजी जाती है हमारे इस मुल्क में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उसमें लोग जो हैं वो जानते हैं कि हुकूमत कैसे घर भेजी जाती है। ये मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा, किसी भी सहाफी से ज्यादा, आप देखिए ना, वो शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था जब तक ताकतवर कुव्वतें साथ ना हो तब तक हुकूमत को घर नहीं भेजा सकता। तहरीक जमात तब तक नहीं आती, कामयाब नहीं होती जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो। तो हुकूमतें कैसे घर भेजी जाती है, ये तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बताया हुआ है। ये ऐसे इकबाल साहब ने भी बताया था कि हम तहरीक जमात, ये बात तो तय हो गई ना, जलसों जुलूस और लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती, ये तो तय हो गया ना। आप भी मान रहे हैं इस बात को। ये जो महंगाई है ना, ये महंगाई बाय प्रोडक्ट है, महंगाई प्रोडक्ट नहीं है, महंगाई बाय प्रोडक्ट है। हुकूमत धांधली की प्रोडक्ट है और उस धांधली की हुकूमत का बाय प्रोडक्ट है महंगाई। ये जो पहले 2014 में धरने की बात हो रही है, वो धरना जो है वो भी धांधली के खिलाफ था। ये महंगाई की बाय प्रोडक्ट असल में तो ये भी धांधली के खिलाफ है। जिस धांधली के साथ ये लोग आकर मसनद पे बैठ गए, ये उस धांधली के खिलाफ है। ये जो भानुमती का कुनबा है, ये कैसे जुड़ा है? ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आया। दस्तगीर साहब ने अभी बताया, आपने सुना था ना तलत साहब के प्रोग्राम में, जो खुद दस्तगीर साहब ने बताया, ये कैसे जमा हुए हैं, कैसे जमा हुए हैं। अरे तारिक मतीन साहब देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसकी वजह से वो आए। तो कोई फ्रॉड करके तो नहीं आए, कोई धांधली करके तो नहीं आए, सबको पता है। देखिए, आप जो सिंध हाउस में आपको नवाब शेर वसीर, नूर आलम, उसके बाद बाकी लोग, वजीहा कमर, ये लोग नजर आ रहे थे, ये आपको ईमानदारी की प्रोडक्ट नजर आ रहा था इन लोगों का सिंध हाउस में बैठना। ये जो पंजाब असेंबली में आवारी होटल में बैठे हुए थे, ये ईमानदारी की प्रोडक्ट था यहाँ पे बैठना। रजा भाई ब्रेक पे जाना था, इस पे तारिक मतीन साहब की राय जरा डिफरेंट है सर। वो जरा थोड़ी पॉलिटिकल शायद हो गई है। वो कह रहे हैं कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये भी धांधली की वजह से हुआ और धांधली की वजह से इमरान खान साहब को हटा दिया गया। कमेंट कर दें, ब्रेक लेनी मुझे। आप करेंगे ना तो फिर तो बात दूर तक जाएगी। फिर तो 2016, 17, 18 में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, वो सब कुछ आपके सामने इस डिजिटल एज में उसका लम्हा ब लम्हा रिकॉर्डेड है। वो निकाल के देख लीजिए कि किस तरह से ऐसी फ़ज़ा क्रिएट की गई इमरान खान साहब जिसके ज़रिए इक़्तिदार में आ जाएं, और किस तरह से उनके हरीफ जो हैं उनको जेलों में डाला गया, नाअहल किया गया और एक प्लेटर में रखकर इक़्तिदार दिया गया। इतनी सपोर्ट किसी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिली, जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी हो, अदलिया भी हो, मीडिया भी हो, मिडिल क्लास भी हो, और उसके बावजूद क्या ऐसी वजह हो गई कि 3.5 पौने 4 साल में वही कुव्वतें जो हैं वो पीछे हट गईं या न्यूट्रल हो गईं। तो इस पे भी गौर तलब ये बात है। तो मेरे ख्याल से ये सिलसिला आज का नहीं है। अगर इमरान खान साहब सच में सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, सच में जमहूरियत चाहते हैं, तो वो पार्लियामान में आए और वो हुकूमत वक्त के साथ बात करके कानून साजी करें, आइन बदलें और ऐसा तरीका निकालें कि यहाँ पे आइंदा जो है न्यूट्रल्स कुछ ना कर सकें। लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स जो मुझे लाए थे उन्होंने मुझे निकाला है, मुझे वापस लाओ। वो तो कह रहे हैं मदाखलत करो। खुद वो मदाखलत और साजिश के खिलाफ होते हैं। लेकिन इस वक्त जो सारी डिमांड है वो ये कि जी दोबारा उनको इक़्तिदार दिया जाए। अब देखें ना, ये बात ये अब जो है इस तरह चल नहीं सकती मामला। अदनान, इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल जो है, एक उसूल जो है उसको रखना पड़ता है सामने। और वो बदकिस्मती से मैं उनके बाय द वे मैं उनकी जो एहतजाज है उसकी मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ। ये उनका जमहूरी हक है, आईनी जमहूरी हक है। वो सड़कों पे बिल्कुल जलसे करें, जुलूस करें, हुकूमत के बारे में सब कुछ कहें, लेकिन जो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट में बैठने की, उससे तो ना जाए ना वो। अगर वो समझते हैं कि 2018 के इंतखाबात में उनको मैंडेट मिला था तो पार्लियामेंट में आकर वो उसका मुजाहरा करे। तनख्वाहें तो ले रहे हैं उनके सारे MNAs, 151 MNAs उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, मराहत मिल रही हैं। तो टैक्स पेयर्स पे वो बर्डन क्यों है? अगर सड़कों के ऊपर ही सियासत होती है तो फिर वो बिल्कुल से एक ब्रेक पे जा रहा हूं, जैसे उन्होंने पहले ब्रेक पे जा रहा हूं। ब्रेक के बाद हम इस बात पे डिबेट करेंगे कि इमरान खान साहब आए थे तो तब बहुत सारी कुव्वतें इमरान खान साहब को लाने में शामिल थी, लेकिन जो सिचुएशन बनी, क्या वो सारी कुव्वतें बिल्कुल न्यूट्रल हो गई और कुदरत ने इन सबको इकट्ठा किया इमरान खान साहब के खिलाफ? कुदरत बड़ी कामिल है। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मोना आलम साहिबा, मुझे ये बताएं, जैसे भी हालात आजकल चल रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है? और ये किसी एक जमात का नहीं है, इसमें 5, 6, 7, 8 जमातें हैं। ज़्यादा डैमेज किसका होगा अगर हुआ तो? इस पे तो कोई शक नहीं, ये तो मेरा ख्याल है बात पहले भी हो चुकी है कि नून लीग जाहिर है इसका डायरेक्ट ब्रंट लेंगे। उसकी प्राइमरी वजह यह है कि क्योंकि वजीर आजम नून लीग के हैं और फाइनेंस पोर्टफोलियो जिसके अक्सर व बेशतर मसाइल आ रहे हैं वो भी नून लीग से ताल्लुक रखता है। कल आपने स्टेटमेंट देखी होगी, आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे थे कि अगली दफा हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम पूरी तरह आएंगे और हम पूरे हमारे शेयर्स होंगे। तो इससे भी ये बात नुमाया है कि उनके जो वोटर्स हैं या उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं पीपल्स पार्टी के, जो उनसे शिकायत कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा हालात के, उनको दरअसल कंसोल किया जा रहा है और उनको वो लोग कह रहे हैं नहीं जी आप हमसे तो पूछे ही नहीं, हमारा तो एक बहुत माइनर शेयर है इस वक्त हुकूमत में। तो ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वैसे बाय द वे कल जो एक बात हुई है खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपने इंटरव्यू में की है, वो इनके नून लीग के बहुत सारे लोग मुतअद्दिद मर्तबा हमें बता चुके हैं कि एक्चुअली इनको एक तकर्रुरी का डर था और इस वजह से इनको लगता था कि जो सिनेरियो है पूरे हमारे जमहूरी सेटअप का वो बिल्कुल चेंज हो जाता और वो जो सदारती निज़ाम और इस तरह की कुछ बातें चल रही थी इस साल के आगाज में, कुछ उस जानिब जाने के खदशात थे इनकी तरफ, जिसकी वजह से जिसके पेश नजर इन्होंने समझा कि फौरी तौर पर कुछ किया जाए और हंगामी बुनियादों पर ये लोग तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। तो ये लोग अभी भी इस चीज को इसी तरह से डिफेंड करते हैं कि हालात का तो हम तमाम को तदारुक था, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन था, यानी कि अगर पीटीआई की हुकूमत को चलने दिया जाता तो वो जमहूरी सेटअप के लिए और आइंदा आने वाले सालों में इनकी कहीं से कोई गुंजाइश ना निकलती। तो इस किस्म के खदशात थे इनको। अच्छा, मुझे ज़रा रज़ा रूमी साहब, मुझे ज़रा मैं चाहूँगा, बिकॉज आप रेगुलरली पिछले 2-2.5 साल से अपने सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब चैनल पे और टीवी चैनल्स पे स्पेसिफिकली पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था उसको और पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के आप बार बार कहते हैं, मुक्तदर का लफ्ज़ मैंने आपसे मुस्तार लिया है, उसको लिंक करते रहे। जो मोना आलम बात कर रही हैं और मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि कई प्राइवेट मीटिंग्स में भी नून लीग इस बात को इंडोर्स करती आई जो खुर्रम दस्तगीर ने कही, वो कोई नई बात नहीं है। तलत साहब को भी ये बात आज से 6 महीने पहले कई दफ़ा लोग कर चुके थे, तो तलत साहब ने भी शो में इसलिए चला दी कि वो उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब भी बात कर रहे थे। क्या वाकई किसी एक तकर्री की वजह से हंगामी तौर पर ये अदम एतमाद आया? महंगाई वजह नहीं था, वजह कुछ और थी सर? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये वजह नहीं थी, शायद ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगर बन गया था, यानी कि इसने एक हालातों वाक़यात का सिलसिला ऐसा शुरू कर दिया इस तकर्री ने जो भी नवंबर में होनी है कि वो सब भी चौकन्ना हो गए और उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले कुछ कर लिया जाए कि कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। देखिए 2-3 बड़ी वजूहात थी। सबसे पहले तो पिछले अक्टूबर, आपने भी इसको खूब कवर किया है, पिछले अक्टूबर में जो DGISI की अपॉइंटमेंट, उनकी नए DGISI को लाने में जो इख्तलाफात सामने उभर कर आए थे उनको मिस हैंडल किया गया और उनको इस तरह से मिस हैंडल किया गया कि इस तरह के जो इख्तलाफात हैं उनको पब्लिक में नहीं किया करते। खान साहब ने समझा कि वो हर चीज़, वो क्रिकेट मैच और खेल का मैदान है जहाँ पे वो गुगलियाँ और चौके और छक्के लगाते जाएंगे, तो जो आगे हल्के बैठे हुए हैं वो इस मुल्क की ताकत जो है वो उनके हाथ में है। वो 75 साल में से आधा टाइम तो खुद डायरेक्ट रूल कर चुके हैं, तो खान साहब को कुछ तो तारीख की समझ होनी चाहिए थी। तो वो खलीज आ गई। उसके अलावा पाकिस्तान, जैसे आपने देखा कि आलमी तौर के ऊपर बिल्कुल तन्हाई की तरफ गामजन था और वो आपने ये चाहे IMF का मामला हो, FATF का मामला हो, चीन भी नाराज़ था, अमेरिका भी नाराज़ था। अमेरिका ने तो बाइडन ने फ़ोन तक नहीं किया। अच्छा, इसी तरह ये बहुत अहम पाकिस्तान की तारीख़ अगर आप उठा लें, आज भी उठा लें, ये रवाबित बहुत अहम है। सऊदी अरेबिया, चीन, अमेरिका, ये पाकिस्तान की रियासत के लिए ना सिर्फ इत्तेहादी रहे हैं, एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की मईशत के लिए, क्योंकि जब हमें तेल की ज़रूरत होती है, डॉलर्स नहीं होते, तो सऊदी अरेबिया हमें कंसेशन दे देता है। जब हमें और सरमायाकारी की जरूरत होती है तो हमें चीन मदद कर देता है। अमेरिका के साथ तो रजा भाई कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। आपने पहले एक चैप्टर सुनाया न्यूट्रल का मुझे, अब आपने चैप्टर सुनाया जिससे इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को नाराज कर रहे हैं, मतलब सादा लफ्जों में ये कहूँ तो मैं आपकी कौन सी थ्योरी मानूं? मोना के जवाब के बाद नाराज करने वाली थ्योरी मानूं या पिछले सेगमेंट में न्यूट्रल वाली थ्योरी को मानूं?
नहीं, देखिए दोनों चीजें ना, देखिए बहुत सारे अवामिल जब जमा हो जाएं तो फिर तब्दीलियां नागुज़ीर हो जाती हैं। तो एक तो जो मईशत का हाल था, आलमी तौर के ऊपर तन्हाई थी, और जो फासले आ गए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, ये तीनों मुहर्रिकात इसके बने सबब। ऑपोजिशन ने उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आओ। वो सहारा, वो बैसाखियाँ जिसकी मदद से इमरान हुकूमत खड़ी हुई थी, वो मैसर नहीं होगा। चुनाचे वही हुआ, अगरचे कि उसमें वक्त लग गया, ज़्यादा वक्त लगा, जो कि मैं समझता हूँ कि इस इम्प्रेशन की नफ़ी करता है कि इसमें मदाखलत हुई और न्यूट्रल्स की जानिब से ये सब कुछ करवाया गया, जो इमरान खान साहब उनकी पार्टी का बयानिया बन चुका है। खुसूसन सोशल मीडिया पे तो वो पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक और ये और वो वगैरह वगैरह। तो ये सारे अवामिल मिल के जमा हुए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये तैनाती जो है इस नवंबर की, ये भी एक बहुत बड़ा पसे पर्दा फैक्टर था, लेकिन मैं इसको सिर्फ एक वाहिद फैक्टर नहीं कहूँगा। बिल्कुल सही। मोना आलम साहिबा, एक तो ये बता दीजिएगा कि क्या आप ये बात, क्योंकि आपने ये बात शुरू की थी, क्या आप इस बात को इंडोर्स करती हैं कि रावलपिंडी की नाराज़गी नहीं उन्हें न्यूट्रल कर दिया था, एक, और दूसरा मौजूदा हुकूमत के जो बड़े चैलेंजेस हैं, क्या उसमें वो जो महंगाई का फैक्टर है उसमें किस हद तक ये सक्सेसफुल रहेंगे और उसके लिए इनको कितना वक्त चाहिए? ये जो न्यूट्रलिटी है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा लफ्ज है। आपने देखे मेरे लिए इस्तेमाल किया शुरू में, और मैं इसको तमाम सहाफियों की तरह बड़ा फड़े मारे फिरती थी इस लफ्ज की बुनियाद पर कि जी हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी की तरफ नहीं है। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव लफ्ज है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने देखा, मोना देखें, रजा की साइड ना लें आप, मैंने तो प्रोफेसर साहब के कोर्ट में बॉल फेंका, प्रोफेसर साहब ने मतलब ही बदल दिया ना, मैं क्या करूं? आई कैन नॉट चैलेंज द क्रेडिबिलिटी ऑफ रजा रूमी साहब एज ए प्रोफेसर। तो मैंने तो उनको बतौर प्रोफेसर उनसे मतलब पूछा था। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जो इसको इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है और जो इसके कॉन्टेक्स्ट निकाले जा रहे हैं, लेकिन मैं रजा भाई, अभी जैसे मोना मैं वैसे, मुझे माजरत वापस लेनी चाहिए, मैंने न्यूट्रल को सर्च किया है गूगल पे, वो उर्दू तर्जमा गैर जानिबदार बता रहा है। रजा भाई आप गूगल कर लीजिए, आपका मोबाइल भी यही बताएगा। तो यही मेरा अर्ज है ना कि ये एक जमाने में हम बतौर तारीफ लिया करते थे कि जो न्यूट्रल है वो बहुत अच्छा है, न्यूट्रल अंपायर बहुत अच्छा है, न्यूट्रल सहाफी बहुत अच्छा है, न्यूट्रल इदारे बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रल अदालत बहुत अच्छी है। तो हमें नहीं पता था कि ये लफ्ज कब गाली बन गया, और फिर उसके बाद गाली के बाद दोबारा तारीफ बन गया, क्योंकि खान साहब ने फिर ये भी कहा था कि अब आप न्यूट्रल हो चुके हैं ना, तो अब न्यूट्रल ही रहे, तो वो तारीफ हुई ना फिर। तो ये सब्जेक्टिव लफ्ज है, इसकी जितनी गहराई में आप जाएंगे, आप ऐसा होगा जैसे एक लेबिरिंथ नहीं होती, आप उस पे खोते चले जाएंगे। कम ऑन द पॉइंट छोड़ दिया जी मैंने छोड़ दिया बस, कम ऑन द पॉइंट, ठीक है। आप जी तो ये अब देखिए बात क्या है कि ये जो रावलपिंडी से ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर हमारी तमाम जो सियासी एलीट है वहां पर यहाँ डुप्लिसिटी से काम लेते हैं। जो भी अपोजिशन में होता है वो कहता है जी ये तो कोई रावलपिंडी से बुरे लोग तो कहीं रहते ही नहीं है, उसके अलावा जो हुकूमत में होता है उनके हिसाब से वहां से अच्छे लोग कहीं और नहीं रहते हैं। तो ये वाली भी, जब तक ये हम डबल स्टैंडर्ड्स खत्म नहीं करते ना अपनी सियासत से, मुझे नहीं लगता हम अपनी सियासत का बुनियादी ढांचा ठीक कर पाएंगे। और ये बार बार होता रहेगा, जो पहले 1 पेज था अब वो पेज वही है, लेकिन पेज पलट गया है, बट इट इज स्टिल द 1 पेज। इस थ्योरी के ऊपर हम जितना ज्यादा गामजन रहेंगे, हुकूमत जब भी रहेगी और जब अपोजिशन होगी, तो हमें ये बहुत बुरा लगता है जब हमारी हुकूमत इस बुनियाद पर हटाई जाती है। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये जो बैनुल-अक़वामी साजिश का एंगल है ना, इसमें बहुत सारे झोल है। मुझे लगता है लोकल बुनियाद पे हम अपने इंटरनली जितना मर्जी हम क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी हम अपनी एक तनकीदी राय रखते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। ये बुनियादी एंगल यही रखना चाहिए। जब हम इसको फॉरेन एंगल दे देते हैं और जब हम इसमें बैनुल-अक़वामी साजिश का एक जुज़ मिला देते हैं, तो हम, मुझे लगता है, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और कॉम्प्लिकेट करने के अलावा हम दुनिया में अपनी जगह हसाई भी करते हैं। ब्रेक पे जा रहा हूँ, अगले सेगमेंट के लिए आपको सवाल पहले ही छोड़े जा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर झोल है ये फॉरेन इंटरवेंशन वाला जो बयानिया खान साहब का, तो लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया? मैं इस पे बात करूंगा आपसे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रजा रूमी साहब, इमरान खान साहब ने जब गए थे तो बड़े ज़ोर शोर से वो गए, उन्होंने कहा कि वो एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, टफ टाइम देंगे, और फिर सडन क्या हुआ कि खान साहब बड़े कूल एंड काम हो गए। अभी भी जब हम इमरान खान साहब का आज का जो उन्होंने खिताब था वो भी बड़ा मुख्तसर था और वही पुरानी बात उन्होंने दोहराई।
तो ये खान साहब में जो ठहराव आया है इसकी वजह क्या है सर? देखिए, इसकी वजह जाहिर बात है कि ये वो दोबारा जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में ड्राइंग बोर्ड पर आ गए। उनको भी आइडिया हो गया कि फिलहाल इमीडिएटली इलेक्शन नहीं होने वाले। उसकी वजह ये है कि देखिए उनको भी ये कहा गया, जब ये कुछ खबरें भी आई थी कि उनसे बैक चैनल बातचीत हुई जब उनकी लॉन्ग मार्च थी, कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का मायदा होना है, और आईएमएफ ने ये कहा है कि एक बार फिर अगर गवर्नमेंट बदल जाएगी तो फिर हम ऐसा मायदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या ज़मानत होगी कि वो जो मायदे की जो क्लॉजेज हैं, जो शराइत हैं, उनके ऊपर अगली गवर्नमेंट अमल पैरा होगी। तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ तो ये वाली बात है। दूसरा यही मैंने जो पहले अर्ज किया था कि वो शुरू के जो दिन थे उसमें तो बहुत उनका ग्राफ ऊपर गया इमरान खान साहब का, जलसे पे जलसे, और बड़ी गमो गुस्सा था उनके सपोर्टर्स में। अभी कुछ मामला ज़रा ठंडा सा हो गया है और गवर्नमेंट जो है वो भी अब मुस्तहकम कदरे मुस्तहकम दिखाई देती है। एक चीज क्लियर कीजिएगा सर, पाकिस्तान में एक वीडियो आपने देखी होगी, पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद साहब को एक फोन आता है, इमरान खान साहब मना कर देंगे इसका फोन मत उठाओ, तो क्या वो फिर फोन उठा लिया गया, उस बंदे की बात इमरान खान साहब से हो गई, तभी मामला सेटल डाउन हुए? सबसे जो शरारती और मुश्किल सवाल है वो मेरी तरफ आपने फेंक दिए। देखिए, बिल्कुल बैक चैनल बातें हो रही हैं, वो तो पब्लिक में होता ना, नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि बैक चैनल राब्ते जारी रहे हैं और हुए हैं माजी में, और उसमें यही बात होती रही है कि भाई इलेक्शन जो है फौरी तौर पे वो नहीं मुमकिन है, और लेकिन वो कोई खातिर ख्वास का रिजल्ट निकला। बैक चैनल को क्लियर कीजिए। मैं तो बैक चैनल समझता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बैक चैनल बातचीत हो रही है बिकॉज सिक्योरिटी रिस्क। ये बैक चैनल ये कौन सा बैक चैनल है, किससे? भाई बैक चैनल ये होता है कि जहां पे आप पब्लिक में या ऑफिशियली आप डिक्लेयर नहीं करते कि बातचीत हो रही है, लेकिन पसे पर्दा मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। वो आपने सुना है ना शेर? नहीं सर, मेरे टाइम कम हो रहा है। रजा भाई इसको क्लियर करें ना सर। आपने एक किरदार को तो न्यूट्रल कर दिया ना, आपने खुद किया न्यूट्रल। अब आप कह रहे हैं बैक चैनल, किससे बैक चैनल कौन है फिर? एक तो हो गया न्यूट्रल और एक बचा ये नहीं। देखिए ना, नहीं ओहो नाम ले लेते हैं भाई। जिस तरह के हमले किए गए हैं जो जारी हैं सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान में उसकी मिसालें कम ही मिलती हैं कि आर्मी चीफ के ऊपर जिस तरह से उंगलियां उठाई जा रही हैं, तनकीद की जा रही है, बल्कि बड़े अफसोस की बात है गालियां दी जा रही हैं, मीम्स बनाकर फैला रहे हैं इनकी सोशल मीडिया टीम्स। तो जाहिर बात है वो फिर एक स्टेज आ जाती है कि जहां पर नोटिस लेना पड़ता है। गालिबन वो प्रेशर जो है सोशल मीडिया प्रेशर ने बातचीत की तरफ ले, सोशल मीडिया प्रेशर जो है वो बातचीत की तरफ ले गया, आप ये कह रहे हैं? जी, सोशल मीडिया प्रेशर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटजी या हिकमत अमली की तब्दीली पेश करना बनता है। बिल्कुल ठीक है। मोना आलम साहब, आपने कहा जाते जाते पिछले हाफ में कि इमरान खान साहब के बयानिए में झोल है। वो जो बयानिया जिसको आप झोल कह रही हैं उसने रिस्पांस बहुत दिया है, वो खुद आपने भी टीवी टॉक शोज में उस पर बात की, देखा भी, तो वो रिस्पांस क्यों है अगर आपकी नजर में उस बयानिए में झोल है तो? इसलिए अदनान, क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी चीज समझ से बाहर होना वो अमेरिका करवाता है। जैसे कोविड भी अमेरिका ने फैलाया था, बिल गेट्स की साजिश थी, और इससे पहले जो दीगर पोलियो के कतरे फैलाए जाते हैं उनको भी कहा जाता है ये अमेरिका की साजिश है, मगरबी दुनिया की साजिश है, अल्लाह माफ करे हमें, हमारी मर्दानगी ताकत छीन रहे हैं, इस तरह की बातें। जो भी चीज समझ से बाहर हो गया, तो इस वजह से ये वाली चीज भी उन्हीं के मत्थे डाली गई और इसीलिए ये नैरेटिव बिकता है। वरना नॉम चॉम्स्की हमारे रजा रूमी की तरह स्कॉलर है, उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि इस बात के, बड़े यूएस के क्रिटिक हैं वो, यूएस पॉलिसीज के, उन्होंने भी कहा था कि इस बात के कोई कॉन्क्रीट शवाहिद नहीं है कि आप हर बात को अमेरिका के साथ जो नथी कर देते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले खान साहब ने नॉम चॉम्स्की को ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है नॉम चॉम्स्की ने मजम्मत की है वो तमाम यूज ऑफ पावर की जो कि इनके प्रोटेस्ट के खिलाफ हुआ। मैं भी उसकी मजम्मत करती हूँ। इनको प्री एम्प्टिवली प्रोटेस्ट के खिलाफ उनके ताकत का या जबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था रियासत को, लेकिन नॉम चॉम्स्की को वहां पर इंडोर्स कर रहे हैं खान साहब। और इससे पहले अभी जो महीना पहले नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बैनुल-अक़वामी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं, वहां पर नॉम चॉम्स्की को गालियां दे रहे थे खान साहब के सोशल मीडिया वाले। तो अब कौन सा वाला नॉम चॉम्स्की हम माने? तो ये वाले झोल है इसमें। और अभी जो आप अभी रजा साहब से बात कर रहे थे कि ये आप उनसे कह रहे थे कि वो फोन उठा लिया, बैक चैनल राब्तों की, आपको याद है ना जब 25 तारीख को खबर ब्रेक की थी, हुकूमत ने और पीटीआई ने दोनों ने मिलकर ऐसी उसकी सख्त अल्फाज में तरदीद की कि जिस बेचारे ने खबर ब्रेक की थी उसके मुंह पे जैसे थप्पड़ों की तरह फेंकी है वापस कि हम नहीं बात करते चोरों से, हम नहीं बात करते खान साहब से।
और एक्चुअल में क्या हुआ, वो खबर सच निकली कि वो वाकई बैक चैनल बैकडोर राब्ते थे, और उन्हीं की वजह से अभी खान साहब के बिहेवियर में वो बहुत सटल हुए हैं। भी एक अपने आप पे अपनी पॉलिसीज पे रीथिंक करने का मौका मिला है कि उनके जो माजी में बतौर अपोजिशन के धरने थे, वो जिनकी सपोर्ट उनको हासिल थी, जब वो सपोर्ट ना हो तो ये वाले हालात होते हैं जो आजकल हैं। आपको पता है मैकडॉनल्ड्स के बाहर एहतजाज हो रहा है, और पार्लियामान में खान साहब से मैं समझती हूँ पार्लियामेंट में बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। लेकिन ये रज़ा सिर्फ साहब मेरा आपका, और मोना आलम साहिबा आपका, कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को पार्लियामान को इज्जत और तकरीम देनी पड़ेगी, और साथ साथ माशी मसला मौजूदा हुकूमत का भी नहीं, माशी मसला इमरान खान साहब का भी नहीं था, माशी मसला इस पूरे मुल्क का है। तो बतौर कौम हमें माशी मसाइल पर मिलकर बैठना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। जुम्मे तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।